ऐसी लस्टफुल बातों पे आ जाता है और फिर मेरे हाथ वाथ पकड़ के ऐसे गंदे तरीके से टच करने लग जाते हैं मुझे कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी, 60 साल का बुजुर्ग आदमी, और एकदम से मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड ये सारी चीज़ें हो रही थी। पैरों के नीचे से मेरी ज़मीन खिसकी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि एक इतना 60 साल का बुजुर्ग इतने रेपुटेड पोस्ट पे बैठे हुए। हालांकि मैं उनको अब सम्मानजनक शब्दों से भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे उनकी पूरी जो इंटेंशन है वो पता चल चुकी थी तब तक। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड जैसे मुझे व्यवहार हुआ मेरे साथ में, टच होने लगा, तो मैं क्या करी, मैं हाथ जोड़ करके इसके सामने खड़ी हो जाती हूँ कि सर प्लीज़, मैंने कहा आप इस आधार पे मेरा रिजेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी की कुछ परीक्षाएं अभी सरकार ने कहा है कि वो यूकेपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग यहां पर करवाएगा, लेकिन क्या लोक सेवा आयोग की जो कार्य प्रणाली रही है क्या वो उतनी पाक साफ रही कि उस पर भरोसा किया जा सकता है? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक पीड़ित अभ्यर्थी बैठी हैं जिन्होंने यूकेपीएससी के एक लेक्चरार की परीक्षा यहां पर दी थी। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है और इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार यूकेपीएससी भी सवालों के घेरे में, शक के घेरे में है। आपने लेक्चरार की परीक्षा दी थी, थोड़ा सा बताइए किस साल में आपने ये परीक्षा दी थी और क्या घटना घटी आपके साथ? मैम 2000, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैम ये जो प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा थी, ये 2018-19 की प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा है। और इसमें जो है ये नियमावली थी कि जो सब्जेक्टिव बेस्ड रिटर्न इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद जो 100% सिलेक्शन होना था वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे होना था। तो जब हमने एग्ज़ाम दिया था, रिटर्न का एग्ज़ाम, तो मैं टॉप मोस्ट कैंडिडेट में से एक थी। और उत्तराखंड मेरा जो है 4th या 5th पोजीशन है मेरे सब्जेक्ट में। तो ऐसा होता है कि जीआईसी और जीजीआईसी दो संवर्ग हैं यहाँ पे लेक्चरर के लिए। तो जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट होते हैं उनको दो जगह इंटरव्यू का मौका मिलता है, फीमेल कैडर में भी और जनरल कैडर में भी। तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, तो मुझे दोनों जगह इंटरव्यू का मौका मिला था। और जो मेरा फीमेल कैडर का इंटरव्यू था ये था 20 मई 2019 को। तो जब मेरा ये इंटरव्यू हुआ था, तो इसमें जो मेरे पैनल में थे वो पैनल का जो चेयरपर्सन होते हैं वो आयोग के मेंबर थे, और इनके अलावा दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और थे, उनमें एक फीमेल भी थी ना। तो जब मेरा ये इंटरव्यू हुआ था, ये लगभग पौने घंटे का इंटरव्यू हुआ था मेरा। और इंटरव्यू के दौरान मतलब अच्छा इंटरव्यू हुआ था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मेरी इंटरव्यू की तारीफ की थी, क्लैपिंग की थी मेरे लिए, और मुझे पूरा कंफर्म था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान जो सब्जेक्ट के जो पैनल के जो चेयरपर्सन थे, जयदेव सिंह आर्य जी, इन्होंने मेरे से काफ़ी सारी पर्सनल जानकारियां मांगी थी। जैसे कि मतलब मेरा मैरिटल स्टेटस पूछा गया था मुझसे कि आपकी शादी हो रखी है, और कि आपके बच्चे कितने हैं, और क्या आप बच्चों की तरफ से फ्री हो गई हो, आप इस क्या कहते हैं कौन सी जगह पे रहते हो, जैसे पता वगैरह पूछते हैं। तो मैंने इनको पूरा अपना देहरादून का जो लोकेशन है जहाँ पे मैं रहती हूँ वो बताया। फिर इन्होंने बोला कि ये इस मोहकमपुर का जो फ्लाईओवर है उसके किस साइड में आप रहते हो। तो मैंने इनको लोकेशन बताई कि बोल रहे कि हाँ दाएं साइड रहते हो या बाईं साइड रहते हो। फिर मेरे ही कॉलोनी के बगल में एक कॉलोनी है, इसका पर्टिकुलर नाम लेकर के बोलते हैं कि ये कॉलोनी तुमसे कितना दूर है। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ सर हमारे बगल में ही है। तो इस तरीके के मतलब कुछ अनर्गल जिनको क्वेश्चन ये इंटरव्यू के दौरान चल रहा है कॉन्वर्सेशन? इंटरव्यू के दौरान ही। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वहाँ पे वो भी इस तरीके से नहीं मतलब इंटरेक्ट कर रहे थे कि हालांकि जो फीमेल कैडर का था उसमें सब्जेक्टिव काफ़ी सारे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लेकिन काफ़ी सारी पर्सनल जानकारियां भी ले ली गई थी। और काफ़ी सारी मतलब मुझे ऑड फील भी हुआ, लेकिन उस टाइम पे कैंडिडेट की मेंटल सिचुएशन ये होती है कि शायद हम लोग अपोज नहीं कर सकते हैं। तो लगभग मतलब क्योंकि खुद इन्होंने ये भी बोला था कि तुमको पौने घंटे से ज़्यादा हो गया है टाइम, और हम और कैंडिडेट को हम 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मुझे कंफर्म टाइम भी पता है कि मेरे का मतलब पौने घंटा लगभग मेरा इंटरव्यू लिया गया था। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, लेकिन पर्सनल जानकारियां कई सारी ले ली गई थी, जो कि मुझे काफ़ी ऑड भी लगा था। लेकिन मैं कंफर्म थी लगभग कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। पैनल में जो और लोग थे, जो इंटरव्यूअर्स थे, उन्होंने क्या पूछा था आपसे? उन्होंने सब्जेक्टिव पूछे थे मेरे से, जो अदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। मैम थी, उन्होंने भी काफ़ी पोलाइटली थी मैम भी, और पूछे थे उन्होंने भी सब्जेक्टिव ही। तो फिर मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोला गया, तो अच्छा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन भी था। और फिर उसके बाद फिर मुझे बिठाया गया था। बैठाने के बाद फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पुटअप किए थे, और उसके बाद मुझे लगभग 15 मिनट के बाद जाने के लिए बोल दिया गया था। तो मतलब 4 या 5 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था हमारा फीमेल कैडर का, लेकिन मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ था।
तो जब अंतिम चयन नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मेरा 1 महीने के बाद दूसरा जनरल कैडर में इंटरव्यू है, तो फिर मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी। हालांकि मुझे दुख जरूर हुआ था कि मेरा फीमेल कैडर में रिजेक्शन हो रखा है, लेकिन मैं कंफर्म थी क्योंकि मैं हायर स्कोरर थी और अच्छी तैयारी थी मेरी, क्योंकि मैं 2-3 साल से लगातार इस प्रवक्ता पद के लिए ही और क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही थी। तो सब्जेक्टिव मेरा बेस काफ़ी स्ट्रांग था और मैं काफ़ी स्ट्रांग था मुझे कि मैं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर अपनी तैयारी में जुट गई थी। तो 1 महीने के बाद मतलब 20 जून को मेरा दूसरा इंटरव्यू होता है आयोग के अंदर। तो जैसे ही मैम मेरा दूसरा इंटरव्यू होता है, मैं जैसे ही पैनल में एंटर करती हूँ तो मुझे सेम वही पैनल दिखता है जो मेरा फीमेल कैडर का इंटरव्यू था, इंटरव्यू के दौरान था। वही सर थे जो चेयरपर्सन थे, जयदेव सिंह आर्य जी, और उनके बगल में जो दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे वो भी वही थे, लेकिन मैम की जगह एक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पे थे। तो जैसे ही मैं एंटर हुई पैनल में तो ये सीधे मुझे बोलते हैं कि अरे तुम्हारा तो मैंने इंटरव्यू ले रखा है, अब नहीं लेता मैं तुम्हारा इंटरव्यू। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रखा है फीमेल कैडर में, प्लीज सर मेरा इंटरव्यू ले लो। तो बोल रहे कि मतलब कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है या बुरी है कि तुम दोबारा से मेरे पैनल में आ रखे हो, अब मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हारा इंटरव्यू ले रखा है, मैंने तुम्हें नंबर दे रखे हैं, बताओ कितने नंबर थे तुम्हारे। तो मैंने कहा 61 थे सर मेरे जनरल कैडर में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला तुम्हारा तो इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा सर हो सकता है कि मेरे से अच्छे कैंडिडेट और होंगे, इसलिए शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो फिर क्या करूं मैं, अब बताओ, तुम्हारा तो मैंने इंटरव्यू ले रखा है। तो मतलब मेरा ये संवैधानिक अधिकार था कि मेरा जब रिजेक्शन हो रखा है तो मेरा इंटरव्यू लिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा इंटरव्यू लेने से मना कर दिया गया। बार बार हाथ जोड़ करके मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज मेरा रिजेक्शन हो रखा है, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए आप। उसके बाद जाकर के कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद मुझे बैठने के लिए बोला गया। अब बैठने के लिए तो बोला गया, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन देखिए ना मैम आप, कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे बैठे हुए उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया गया। अगर वो कुछ पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो ये लगातार बोलने पे लगे हुए। जो चेयरपर्सन थे जयदेव सिंह आर्य जी, ये बोल रहे कि अच्छा तुमसे तो मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, अच्छा अच्छा, मतलब 1 महीने पहले जो मेरा इंटरव्यू हो रखा है उसकी सारी बातें बोलने पे लगे हुए हैं। मतलब एक तरीके से अनर्गल बातें दोबारा से मुझ, अच्छा ठीक है, फिर पूछते हैं क्वेश्चन कि ठीक है अच्छा ये बताओ कि चंद्रमा पे कौन पहुंचा सबसे पहले। तो मैंने कहा सर नील आर्मस्ट्रांग। तो बोलते हैं कि अच्छा उन्होंने कौन सा पैर रखा था। तो मैंने कहा सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्होंने अपना दायां पैर वहां पे रखा था। तो बोलते अच्छा ठीक है दायां पैर रखा था, तो इस वजह से इनकी बीबी ने इनको तलाक दे दिया था, ये वाली लव स्टोरी सुनाओ। तो मैंने कहा सर मैंने ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा हुआ है। तो बोल रहे अच्छा इतनी फेमस लव स्टोरी तुम्हें पता नहीं और तुम बोल रहे हो कि मेरा इंटरव्यू लो। तो इस तरीके की मैम मतलब मैरिटल स्टेटस, आपकी व्यक्तिगत जानकारियां पूछी जा रही थी, और इंटरव्यू के दौरान मतलब इस तरीके की लव स्टोरी, इसका क्या तरीका था। मतलब सब्जेक्ट का मैं एक इंटर कॉलेज लेक्चरर बनने जा रही थी और मुझे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी ही राग पे लगे हुए थे, कुछ उनको पूछने ही नहीं दिया गया। कम से कम 15 मिनट के बाद जाकर के, दूसरी बात मतलब जब मेरा फीमेल कैडर का इंटरव्यू हुआ था तो मुझे पड़ोसन 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 इस तरीके के बोला जा रहा था कि अच्छा ठीक है अब आप मेरी पड़ोसन से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है अब आप, मतलब ये जो चेयरपर्सन था जयदेव सिंह आर्य जी, तो ये पड़ोसन शब्द पड़ोसन पड़ोसन कई बार, तो ये पता नहीं क्यों इंडिकेट करना चाह रहे थे। अब मैं क्या उस टाइम पे इसको बहुत सकारात्मक रूप में ले रही थी कि हो सकता है कि भाई ये देहरादून के होंगे हमारे, तो इसलिए शायद ये मतलब पड़ोसन शब्द बोल रहे होंगे। मैं काफी सकारात्मक, मैंने कभी अदरवाइज नहीं लिया इसको। उसके बाद जाकर के ये फिर मतलब जब जनरल कैडर का इंटरव्यू होता है फिर भी यही शब्द बोल रहे हैं कि पड़ोसन पड़ोसन, कि तुम तो मेरी पड़ोसन हो, तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर फाइल खोलते हैं, फिर सब चीज उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे हैं, अच्छा तुमसे तो मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था। मतलब पुराने इंटरव्यू की बातें हो रही है और जो अभी होना चाहिए था वो कुछ भी क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहे थे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम कि जब मेरे से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए थे तो मेरे को किस आधार पे इन्होंने नंबर दिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये 15 मिनट की बकवास के बाद में मुझे मतलब ये नॉन सेंसिकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फिर मुझे बोला गया कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोला गया, मतलब वहां पे शिक्षण प्रदर्शन किया जाता है आगे। तो सबसे पॉइंट की बात ये है मैम कि ना मुझे फीमेल कैडर में मेरा पर्सनल जो टॉपिक था वो पढ़ाने दिया गया, ना मुझे जनरल कैडर में मेरा पर्सनल टॉपिक मुझे पढ़ाने दिया गया। हालांकि ये भी मतलब एक तरीका का इनका कुछ होता होगा सिलेक्शन रिजेक्शन का, कि जिनको इनको सिलेक्शन देना है उसको ये बोलते हैं कि हाँ भाई जो तुमने टॉपिक ला रखा है उसको तुम पढ़ा लो, और जिसको इनको रिजेक्शन करना होगा उसको बोलते हैं कि नहीं तुम क्यों, हम अपने आप टॉपिक देंगे। तो मुझे फीमेल कैडर में भी और जनरल कैडर में भी दोनों बार यही बोला गया था कि
हम तुम्हें अपना टॉपिक देंगे, वो तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। फिर भी मैंने, जो मेरा फीमेल कैडर में था उसमें भी मैंने अच्छा 5 मिनट तक का शिक्षण प्रदर्शन किया था, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। और जो मेरा जनरल कैडर में था उसमें जैसे ही मैं आगे गई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो मुझे फिर एक कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मैंने उस पर अपोज भी किया था। तो मतलब जैसे कि एक ज्वालामुखी पे प्रश्न आया था कि क्या कहते हैं कि प्लेन सरफेस है तो वहां पे क्या विस्फोटक होगा। तो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा सर वो लावा पे डिपेंड होता है कि एसिटिक होगा तो भाई विस्फोटक होगा, अगर डेंस लावा होता है तो विस्फोटक होता है, लेकिन अगर क्षारीय होता है तो सिर्फ दरारी उद्भेदन वहां पे होता है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। और फिर उसके बाद मुझे पढ़ाने नहीं दिया गया, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं करने दिया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। तो उसके बाद 15 से 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं इन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो मैं खुद ही अनसेटिस्फाई थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये कुछ इतने नॉनसेंसिकल क्वेश्चन के आधार पे मुझे क्या नंबर देंगे ये। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मुझे करने नहीं दिया गया, तो मैं बिल्कुल एक तरीके से वहां से निकल गई। और जब मतलब बहुत ही लो फील कर रही थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद इवेल्युएट हम लोग कर सकते हैं कि भाई कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए कि इस आधार पे नंबर देंगे। दूसरी बात कि इंटरव्यू लेने से सीधे सीधे मना कर दिया गया था। उसके बाद क्या? तो उसके बाद सर मैम मैं जो है सीधे घर के लिए निकल गई थी। तो क्योंकि हमारा फ़ोन वगैरह जमा होता है, हमने फ़ोन वगैरह निकाला, हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे गेट पर ही, और हम सीधे घर के लिए निकल गए थे। तो हम जैसे ही आयोग से निकले, आयोग से लगभग मैं आधा घंटा आगे निकल चुकी थी। एक यहाँ पे भानीवाला है, भानियावाला चौराहा पड़ता है हमारा देहरादून आने के लिए। तो जैसे ही मैं चौराहे पे थी तो मुझे एक कॉल आती है कि मैडम हम लोक सेवा आयोग से बोल रहे हैं, आपके तो अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, आप फाइल लेकर के तुरंत जयदेव सिंह आर्य जी के केबिन पे पहुंचो। तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी जो है पार्किंग पे लगाई और ये कॉल डिटेल है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ये यहाँ पे ये कॉल है, ये क्या कहते हैं 23-20 तारीख की कॉल है ये। 20 तारीख की? हाँ जी ये है, यहाँ पे ये 20 तारीख आप देख सकते हैं, 6/20/2019, मतलब 6 मंथ है जी। इस नंबर से मुझे कॉल आई थी। तो मुझे कॉल आती है कि आपके अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, आप तुरंत जो है सर के केबिन पे पहुंचो। तो मैंने कहा सर मैं तो आयोग में हूँ ही नहीं, मैं तो लगभग भानीवाला पहुंच चुकी हूँ। मैंने कहा मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, आधा घंटा के लगभग। तो बोल रहे कि अच्छा आप आयोग में नहीं हो तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कीजिए हम आपको एक आध दिन में फिर कॉल करते हैं, क्योंकि सर अभी डॉक्यूमेंट और भी चेक कर रहे हैं, औरों को भी बुलाया जाएगा। तो मैं फिर घर आ गई, घर मैं 4 बजे के लगभग पहुंची होंगी। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट चेक किए। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी, मैंने 2 सेट तो मैंने आयोग में जमा करा चुकी थी मैं, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है एक प्रॉपर जब हम इंटरव्यू देते हैं। तो 15 दिन पहले बाई पोस्ट वहां पे जमा करना होता है पूरे डॉक्यूमेंट। फिर मेरा जनरल कैडर का इंटरव्यू हुआ, फिर भी मैंने पूरे डॉक्यूमेंट वहां पे प्रॉपर जमा किए थे। फिर जब हमारा इंटरव्यू होता है उससे पहले भी पूरी एक टीम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब जाकर के हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो इतनी प्रोसेसिंग के बाद भी मुझे बताया नहीं गया कि तुम्हारे कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अब मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं फिर पूरा चेक करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर ही दिखे, मुझे कोई नहीं लगा कि मेरा ऐसा कोई भी अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है। तो मैंने इनको इसी नंबर पे कॉल बैक की, मैंने कहा ये पूछती हूँ कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है। तो घर जाकर के जैसे 4 बजे के लगभग इन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने ये नंबर सेव कर दिया और मैं अपने काम पे लग गई। उसके बाद मैं 8:30 बजे या 8:30 बजे के लगभग जैसे मैंने डिनर कर लिया था, तो उसके बाद जाकर के मैं ये फ़ोन मैंने जैसे ही चेक किया तो इसमें इसकी व्हाट्सएप डीपी शो हो गई थी। अब व्हाट्सएप डीपी जैसी शो हुई तो मुझे नंबर का तो पता चल गया था कि कंफर्म हो गया था कि ये पैनल से ही मुझे कॉल की गई है, क्योंकि ये जो इसका असिस्टेंट था ये वहीं पैनल के ही बाहर जो है कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठा हुआ था और थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी कर रहा था जितने भी कैंडिडेट थे। तो उसके बाद जाकर के जब मैं कंफर्म हो गई थी कि हाँ भाई फाइनल इंटरव्यू के बाद मुझे आयोग से ही कॉल आई है ये और इसी पैनल से आई है, तो मैंने इनको दोबारा 8:30 बजे 8:45 के लगभग मैंने इनको कॉल बैक की। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर मेरे कौन से डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है आप मुझे बता सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं तो मैम घर आ गया हूँ, या आपको सर ही बता पाएंगे। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं कल अपनी फाइल लेकर के आयोग में आ जाती हूँ। तो ये बोलते हैं मैडम वो तो आपको सर ही बताएंगे, अपने आप कॉल करेंगे, क्योंकि अभी और बच्चों के भी जो है डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। तो उसके बाद में 21 और 22 को तो मैं पूरा इंतजारी में ही थी कि मुझे आयोग से कोई कॉल आने वाली है, लेकिन 21-22 को मतलब 2 दिन तक कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद 23 तारीख को अचानक से सुबह के 8 बजे के लगभग मुझे कॉल आ रही है सुबह मॉर्निंग में कि मैडम तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर आप रिस्पना पुल पे पहुंचिए और आपको आयोग में आने की जरूरत नहीं है, सर को आप यहीं पे अपना एक डॉक्यूमेंट का सेट पकड़ा दो।
तो मैं फिर ऐसी मतलब आपाधापी में वहां पे पहुंचती हूँ। मैंने सोचा कहीं जा रहे होंगे ये लोग, लेट हो रहा होगा, तो मैं भी फटाक से मैंने स्कूटी उठाई और अपना डॉक्यूमेंट तो मेरे पास सेट पहले से ही बने हुए थे। तो मैं जैसे ही रिस्पना पुल पे पहुंचती हूँ वहाँ पे कोई नहीं था ये लोग। तो मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा सर आप लोग कहाँ पे, मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। तो ये मुझे बोलते हैं कि ठीक है, आप ना अपोजिट साइड एक होटल है वहाँ पे रिस्पना पुल चौराहे पे, जीएसआर कॉन्टिनेंटल। तो वो बोलते हैं कि आप इसके गेट पे वेट करो, हम पहुंचते हैं। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मुझे अपोजिट साइड रहने के लिए बोला गया है, तो ये मे भी धर्मपुर की साइड से आ रहे होंगे। तो जितनी गाड़ियां जा रही थी मैं सबको देख रही थी कि मे भी कोई गाड़ी मेरे सामने रुकने वाली है। लेकिन 15-20 मिनट तक जब मैंने वहां पे वेट कर लिया, तो उसके बाद मुझे फिर कॉल आती है कि मैडम सर को कुछ काम है, आप ना उनके कैंप ऑफिस में आ जाइए, थोड़ा सा 10 कदम आगे पर ही है। एक पर्टिकुलर एक जगह है वहां पे, आनंदा अपार्टमेंट, बोलते हैं कि यहाँ पे सर का कैंप ऑफिस है, आप अपना डॉक्यूमेंट का सेट यहीं पर दे दो। तो फिर मैं भी, क्योंकि ये मतलब एक बुजुर्ग आदमी थे और आयोग के मेंबर थे, ऊपर से ये बहुत रेपुटेड पोस्ट से ही रिटायर्ड थे, तो मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं आया। और फिर इंटरव्यू के दिन से ही मुझे डॉक्यूमेंट के लिए कॉल आ रही थी, मैंने तो कुछ भी अदर में क्यों सोचती। मैंने भी अपनी स्कूटी उठाई और वहां प्रॉपर उस जगह पे पहुंच गई। 2 से 3 मिनट का मुझे टाइम लगा। अब मैं जब इस जगह पे पहुंचती हूँ तो इस जगह पे ये लोग गेट पर ही मेरा वेट कर रहे थे, और मुझे एक ऑफिस में ले जाया गया। वहां पे चेयर टू चेयर बैठ करके सीधे मुझे मतलब डॉक्यूमेंट की बातों से हट करके सीधे पॉइंट पे आता है कि मतलब पैसों के लिए डिमांड। तो मैंने इसको सीधे मना किया, मैंने कहा सर, क्योंकि मैं इस इंटेंशन से जा ही नहीं रखी थी वहां पे, मुझे तो यही था कि मेरे डॉक्यूमेंट कुछ अनकम्प्लीट होंगे, मैं सेट पकड़ाती हूँ और जाती हूँ। लेकिन उसके बाद ये सीधे जब मतलब पैसों पे आता है तो मैं सीधे मना कर देती हूँ एकदम हड़बड़ाहट में। तो बोलते हैं कि तुझे कॉल का मतलब पता नहीं है कि क्यों कॉल की गई है। तो मैंने कहा सर मुझे कहाँ से पता चलेगा, आप तो पहले दिन से ही डॉक्यूमेंट के लिए, अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के लिए फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर बोलता है कि नहीं, मतलब ऐसी लस्टफुल बातों पे आ जाता है और फिर मेरे हाथ वाथ पकड़ के ऐसे गंदे तरीके से टच करने लग जाते हैं मुझे कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी, 60 साल का बुजुर्ग आदमी, और एकदम से मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड ये सारी चीज़ें हो रही थी। पैरों के नीचे से मेरी ज़मीन खिसकी हुई थी, क्योंकि बिल्कुल मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि एक इतना 60 साल का बुजुर्ग इतने रेपुटेड पोस्ट पे बैठे हुए। हालांकि मैं उनको अब सम्मानजनक शब्दों से भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे उनकी पूरी जो इंटेंशन है वो पता चल चुकी थी तब तक। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड जैसे मुझे व्यवहार हुआ मेरे साथ में, टच होने लगा, तो मैं क्या करी, मैं हाथ जोड़ करके इसके सामने खड़ी हो जाती हूँ कि सर प्लीज, मैंने कहा आप इस आधार पे मेरा रिजेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो बोलते हैं कि नहीं, जो मैंने आपको तुझे बोल दिया ठीक है। तू ता करके ही ये इंटरव्यू के दौरान भी बात कर रहे थे, और तू ता करके ही ऐसे ही ये वहां पर भी बात कर रहे थे मेरे साथ में कि या तो पैसे या फिजिकल फेवर, दो चीज। तेरे पास 4 दिन का टाइम है क्योंकि तुम्हारे इंटरव्यू चल रहे हैं, और ये 23 तारीख की घटना है, तो 28 तारीख तक मेरे सब्जेक्ट के इंटरव्यू चलने थे। एक हफ्ते तक, 20 से 28 तक का हमारा इंटरव्यू चलना था। तो इसने मुझे बोला कि 28 तारीख तक का तेरे पास टाइम है, हाँ या ना में मुझे जवाब दे देना। जिस दिन हाँ बोलेगी रिजल्ट तेरे हाथ पे होगा, अभी मुझे लेट हो रहा है। तो मैं भी किसी तरीके से, मुझे तो सिर्फ ये था कि मुझे अब निकलना है यहाँ से, तो मैं किसी तरीके से वहां से भाग करके अपने घर आती हूँ। घर में मेरा सब वेट कर रहे थे, मेरी सासू जी थी, ससुर जी थे, भाई था, हस्बैंड थे, सभी थे। तो सब मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा आकर के सीधे ये बोला, मैंने कहा उसने मुझे फ़ोन करने के लिए बोला हुआ है 28 तारीख तक। उसके बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे, वॉशरूम से जैसे ही वो बाहर आए मैंने उनको सारी डिटेल बताई। मैंने कहा वो ऐसे ऐसे मेरे साथ में उसने बदतमीजी करी है और ये डिमांड कर रहे हैं, गलत डिमांड। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि इसको मतलब वहीं पे अभी वहीं होगा, इसको पीट पाट के आ जाते हैं, अपने आप सीधा हो जाएगा और रिजल्ट भी ठीक कर देगा। तो उसके बाद क्योंकि मेरी सासू जी ने भी बोला, क्योंकि ये टाइम ऐसा था जून का, मेरे हस्बैंड जो है टीचर हैं और हमको अपनी सासू जी को भी भेजना था, क्योंकि वो साल भर से मेरे साथ थे सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, और हस्बैंड ने ड्यूटी जाना था 1 तारीख को। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरे मेरे फैमिली में जितने भी थे, पुलिस में थे, कुछ लॉ के जानकार थे, तो मैंने सबको यही पता, मेरी कोचिंग में जो मुझे पढ़ाते थे सर, उनसे भी मैंने राय ली कि सर मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में। मेरे साथ तो ये सब कुछ हो गया इंटरव्यू, और मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रही हूँ तो मेरा रिजेक्शन होगा 100%। तो मुझे सबने यही राय दी कि मैडम तुम्हारे पास कॉल की स्क्रीनशॉट है, तो इसको लेकर के आप महिला आयोग में जाइए। और पर ये भी हो सकता है कि अगर तुमने अभी इस मुद्दे को उठाया तो हो सकता है ये तुम पे आरोप लगा दे कि ये मतलब रिजल्ट बदलवाने के लिए किसी तरीके से मुझ पर गलत आरोप लगा रही है। तो तुम ऐसा करो, क्योंकि 3 से 4 दिन में रिजल्ट आउट हो रहे थे, तो रिजल्ट का वेट कर लो, उसके बाद जाकर के इसकी शिकायत सब जगह करना। तो उसके बाद क्या है, मैं क्योंकि
मैं बिल्कुल घबरा चुकी थी उस टाइम तक, और मुझे ये था कि हाँ ये मुझे कॉल करेगा दोबारा मिलने के लिए। तो मैंने क्या किया, हम सीधे उठ करके श्रीनगर चले गए। मैंने सोचा हम अपनी सासू जी को भी छोड़ करके आ जाएंगे, और उसके बाद जो है 2-3 दिन में मेरा रिजल्ट भी आउट हो जाता है, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मैं जैसे ही श्रीनगर पहुंचती हूँ, श्रीनगर 28 तारीख को मुझे फिर कॉल आती है इनकी कि आज हम वाइंड अप कर रहे हैं इंटरव्यू को, और अगर तुम्हें अभी मुझे मिलती है तो मैं अभी भी तेरे हाथ पर रिजल्ट पकड़ा दूंगा, और अगर नहीं मिलती है तो फिर मत बोलना कि लेट हो जाएगा, फिर मत बोलना कि मेरा रिजेक्शन हो गया इसमें। सीधे ये मेंबर खुद मुझे 28 तारीख की कॉल कर रही है। उसके बाद मैम अब मुझे कंफर्म तो हो गया था कि जब मैं इसकी डिमांड पूरी नहीं कर रही तो मेरा रिजेक्शन होगा। मैं घर आती हूँ 30 तारीख को, मुझे हस्बैंड को मेरे ड्यूटी जाना था, मैं अपने भाई बच्चों के साथ में यहाँ अकेली थी। तो मेरी एक तरीके से हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे कई सारे लॉ के जो जानकार हैं उन्होंने ये भी डरा दिया था कि तुम्हारे पास अगर एविडेंसेस नहीं है तो आयोग तुम पे मानहानि का मुकदमा करेगा, या इस तरीके की, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं आयोग में पहले भी। तो और तब तक आपके पास कोई सबूत भी नहीं सबूत था? नहीं था मेरे पास, सिर्फ ये था कि कॉल की स्क्रीनशॉट थी। तो उसके बाद 10 या 11 दिन में रिजल्ट आउट हो गया था, और मुझे जैसा मुझे पता ही था कि मेरा रिजेक्शन हो रखा था दोबारा से, बल्कि पहले से भी और 2 नंबर मुझे कम मिले हुए थे। पहले 61 थे, यहाँ पे मुझे फिर 59 नंबर दे करके रिजेक्शन किया हुआ था। मतलब एक टॉप कैंडिडेट होने के बावजूद, और फीमेल कैडर में मेरा बेस्ट इंटरव्यू, बेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बहुत ही मुझे शाबाशी दी थी। और जो मेरा जनरल कैडर का इंटरव्यू था इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब इंटरव्यू लेने के लिए मना कर दिया गया था। फिर मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बहुत ही असभ्य, बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, अनर्गल बातें, अवांछित बातें उसमें पूछी गई थी मेरे से। तो इंटरव्यू उस तरीके का हुआ नहीं था। तो इस आधार पे तो मतलब उस यूके पीएससी में जहां से जुडिशियरी से लेकर के तमाम प्रशासनिक पद जाकर के निकल रहे हैं, वहां से उस यूके पीएससी के अंदर इस तरीके के ये में लव स्टोरी पूछी जा रही बिल्कुल इंटरव्यू में लव स्टोरी पूछी जा रही है, कैंडिडेट का बैकग्राउंड पूछा जा रहा है, मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, उसकी पूरी लोकेशन चेज की जा रही है। क्यों सर? अगर एक मैं तो एक प्रवक्ता बनने के लिए वहां पे जा रही हूँ ना, मेरे आपने ये जानकारी लेकर के क्या करना था? आप मैं एक लेक्चरर बनने जा रही हूँ, आपको तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित पूछने चाहिए थे। भाई गांव के गांव खाली हो रखे हैं, पलायन हो रखा है, स्कूलों की हालत इतनी जर्जर स्थिति में हमारे सरकारी स्कूल हैं, किस क्या कंडीशन है। आप दुर्गम क्षेत्रों में जाकर के देखिए शिक्षा के क्या हालात हैं। कोई मतलब नहीं इन लोगों को। खैर उसके बाद आपने कुछ कंप्लेन? हाँ बिल्कुल मैम, जैसे ही मेरा रिजल्ट आउट हुआ तो मेरे फिर पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई। मुझे मतलब इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने सीधे पहले इन्हीं को ही कॉल की। मैंने कहा मेरे पास तुम्हारे सारे एविडेंसेस है, मैं सीधे जा रही हूँ पुलिस के पास। और उसके बाद ये स्विच ऑफ करके बैठ जाता है। तो मैं सीधे मैं वहाँ के जो यहाँ की एसएसपी थी तत्कालीन, उनके पास गई। मैंने कहा मैम ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो रखा है, और मुझे इसके खिलाफ जांच चाहिए, इस पे कानूनी कार्रवाई कीजिए आप। इसने इंटरव्यू के दौरान इतना कुछ किया, और उसके बाद क्योंकि इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई इसलिए इसने इस आदमी ने मेरा रिजेक्शन किया है। तो मैम ने मुझे ये बोला कि मैम ने मुझे सीओ डालन वाला के पास भेजा था, और उनके पास मैंने पूरी जानकारी दी। तो मैम ने ये बोला कि हाँ तुम्हारे पास अगर कोई डिजिटल एविडेंसेस होते तो तब एफआईआर हो सकती है, लेकिन इस आधार पे एफआईआर होना बड़ा मुश्किल है। तो मैम ने बोला, तो मैंने कहा मैम ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ, और आप तब तक इनकी कुछ सीडीआर वगैरह और लोकेशन वगैरह निकालिए, और जो जिस पर्टिकुलर जगह पे मुझे वेट कराया गया था और जहां पर मुझे बुलाया गया था वहां की आप सीसीटीवी की फुटेज निकाल दीजिए। तो 3-4 चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद हम एफआईआर लॉन्च करवा देंगे। तो उसके बाद जाकर के मैं सीधे घर आई और मैंने इनको कॉल की। ये जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है ये लगभग 20 मेरे साथ जो मिसबिहेव हुआ था इसके 20 से 22 दिन के बाद की हैं रिकॉर्डिंग्स। ठीक है मैम, जो वायरल भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले एक लोकल मीडिया चैनल पे, तो वो मेरी ऑडियो थी, और वो ऑडियो मैंने मिसबिहेव के लगभग 20 से 22 दिन के बाद बनाई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी एविडेंसेस नहीं थे, और एक सिर्फ रिकॉर्डिंग एक जरिया था मेरे पास कि ताकि मैं वो वायरल ऑडियो अभी हम कुछ देर में हमारे जो दर्शक हैं उनको भी यहाँ पर सुना देंगे। हाँ जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ आरती जी, एक मिनट बात करिए आप। हेलो। हेलो सर। कैसी है? मैं ठीक हूँ सर, आपने मेरा रिजल्ट खराब क्यों किया? अरे ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सर कैसे होगा ठीक, आप ये बताइए ना। जब आप नहीं हो सकता, आप मैंने उसी दिन सुन, पहले सुन। हाँ 500 पोस्ट आ गई है, 507 पोस्ट। सर पता नहीं कब आएंगे क्या आएंगे, अब फिर क्या 3 महीने में, अरे कल परसों आने वाली है भाई, 10 दिन में उसका होने वाला है। पहले सुनो, हम्म। और हर हालत में तैयारी कर।
मेरी और इसमें तेरा हो जाएगा। इतनी बेस्ट तरीके से मेरी तैयारी है ना सर, मैंने नेट क्वालिफाइड किया हुआ 5 साल का मेरे। पहले मेरी बात सुन ले, जो 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 बात मैंने उस दिन कही तुझसे कि ये इसमें नहीं हो पाएगा, तुझे कर दूंगा यहाँ। और दूसरी बात सुन ले, तुम्हारे ग्रेजुएशन में वो भी है साइंस साइड में, तो इसकी आ रखी है ACF की पोस्ट, वो हमारे हाथ पे है। ना मेरी साइंस साइड नहीं है ग्रेजुएशन। सांख्यिकी की भी है, सांख्यिकी कॉमर्स भी है तेरी? नहीं है? नहीं। तो हर हालत में 10 दिन में विज्ञप्ति जारी होने वाली है और तुझे निकाल दूंगा मैं, देख के लेना। सर मुझे लिखित रूप में दो, या तो मैं कैसे विश्वास करूँ आपका? हैं? आप मुझे लिखित रूप में दीजिए कि मैं करूँगा सिलेक्शन। अरे मिल के मैं बता रहा हूँ कि कर दूंगा, लिखित नहीं होता है इसका। तो कब कब फिर आप मेरे से? 10-12 दिन में एक विज्ञप्ति जारी होने वाली है लेक्चरर की, और 3 महीने के अंदर उसका सारा होना है, इसी सेशन में देना है हमने। तू परेशान मत हो। और 10 दिन में विज्ञप्ति जब मैंने तुम्हें, अरे नहीं आएगी तो 15 दिन में आएगी, कोई बात। तो 500 हमारे पास तो पोस्ट आई गई, हमारे पास 500 पोस्ट आ गई है। 10 दिन में नहीं आएगी तो 15 दिन में आएगी, क्या फर्क पड़ता है उसका। तो आप मेरे को लिखित रूप में दीजिए फिर ऐसे। अच्छा, लिखित रूप में विज्ञप्ति देते हैं क्या? विज्ञप्ति तो खुद अपनी लिखित होती है कि इंटरव्यू में आप सिलेक्शन करेंगे मेरा? कर देंगे, कर देंगे। और जो पैनल किसी और पे पड़ गया था, हैं? किसी और पैनल में मेरा इंटरव्यू पड़ गया था। गारंटी मैं कर दूंगा, जा कह दिया, ज़्यादा परेशान मत हो सर प्लीज। और पोस्टों के, अरे मैंने कह दिया, अब ज़्यादा चक्कर में मत पड़। आप इधर सुनिए ना सर, जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा पिछले 6 महीनों से, उनका सिलेक्शन हो रखा, जिनको एक। अब ज़्यादा बात करेगी तो ज़्यादा बात करने से कुछ होगा नहीं, इतनी बात समझ ले जितना मैंने कह दिया। तो आप और बीच में सुन ले, बीच में इससे बात करते रहना उत्तम से। इसलिए बात करना है कि कहीं भी कहीं छूट ना जाए, फॉर्म भरना छूट ना जाए। कोई और पोस्ट भी बीच में आती है तो ये बता पड़ेगा, मैं बोल दूँगा इसको कि उसको बता दे बीच में। लेकिन तू लेक्चरर की तैयारी कर, 2-3 महीने लगेंगे, इसमें हो जाएगा तेरा, ठीक है? तो सर मैं मैम से मिलती हूँ और उनको सारी जानकारी बताती हूँ। तो मैम ने मुझे मतलब 15 से 20 मिनट वो मुझे मिली और काफ़ी सकारात्मक उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं अभी तो 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, इसकी खबर लेती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 सितंबर को मैं मैम से मिली थी और उनको सारी जानकारी दी। मैंने कहा मैम इंटरव्यू के दौरान ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ है और मैंने इसकी ये इलीगल और जो अनैतिक डिमांड थी वो पूरी नहीं की, इसलिए इस वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ है। तो मैम ने उसके बाद 5 सितंबर को मैं मिली और 19 सितंबर को इस आदमी ने रेजिग्नेशन दे दिया। हालांकि इसका रेजिग्नेशन किस आधार पे था, क्या था, वो मुझे जब मैंने RTI लगाई तो इन्होंने मुझे कोई इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन स्पष्टीकरण दिया था जो मेरे लेटर वहां पे पहुंचे थे। उसके बाद जो इसका असिस्टेंट था वो भी इसी के पैनल से संबद्ध था, जिसके नंबर से ये सबको, मतलब मुझे क्या औरों को भी कॉल की गई है, मुझे उसके पास मेरे पास एविडेंसेस हैं उसके भी, क्योंकि मेरे पास एक और ऐसे इंटरव्यू के बाद और भी अभ्यर्थियों को कॉल करते हैं और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल मैम, तो ये औरों को भी कॉल की गई होंगी और क्योंकि जब जैसे ही मैंने ये नंबर पुलिस को और जो अभ्यर्थी थे उनसे आपकी कोई बातचीत हुई कि आप लोगों के पास भी ऐसा ही कॉल आया है पैनल से? मैम जिस टाइम पे हमने ये उसके बाद मीडिया में, क्योंकि काफी सारे लड़कों के साथ में लगा इनको कि इसमें कुछ न कुछ अनियमितताएं हुई हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा सिर्फ इसी परीक्षा के लिए नियमावली को चेंज करना, उससे पहले कुछ और नियमावली थी, फिर 2018-19 में और नियमावली थी, फिर जब हमने ये मुद्दा उठाया तो फिर इन्होंने नियमावली चेंज करके 2021 में अन्य नियमावली कर दी। तो ये कौन सा ये तरीका है कि हर साल आप नियमावली को चेंज कर रहे हैं? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन तो वहां पर वो नियमावली को बनाने वाले हैं कि जिनको कुछ अभ्यर्थियों से कुछ लेना देना नहीं है। 3 साल पहले मेरी इतनी प्रॉपर स्टडी थी मैम कि मैंने UGC नेट की जो परीक्षा थी वो मैंने 79% के साथ में क्वालिफाई किया था, मतलब JRF की मेरी पोजीशन थी। हालांकि मुझे JRF मिल नहीं पाया था क्योंकि मैंने वहां पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। तो मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जो पूरा ऑल इंडिया के साथ में फाइट कर रहा है और वो स्टेट में उसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ करके रिजेक्ट किया जा रहा है। तो काफी सारे औरों के साथ में भी PhD होल्डर थे और इस एग्जाम में जितने टॉपर थे सारे इस सिलेक्शन से बाहर किए गए।
तो अगर एक कैंडिडेट अगर माना हो, कितने टॉपर थे इसमें? मैम 12 से 13 15 सब्जेक्ट थे में भी, तो 12 से 13 टॉपर सब बाहर हैं। तो हो सकता है कि एक टॉपर, अगर हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान उसने कुछ नहीं वो बोल पाया होगा, तो एक के साथ जो टॉपर नहीं थे वो इन 917 पदों पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैम, जो हो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमने क्या इन्होंने कि बिल्कुल लो कट ऑफ पर थे, 126 पे कट ऑफ जा रखी थी, उसको इंटरव्यू के दौरान 74 नंबर दे करके टॉप मोस्ट कैंडिडेट बनाया गया। मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं कि एक लड़का सिर्फ 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अंदर गया पैनल में, उसको इन्होंने बोला कि तुम्हारे पास जो टॉपिक है उसको मुंह से बोल दो, ना तो उसको कुछ पूछा गया क्वेश्चन में जो आता है वो बोल बस वो मुंह से बोल दो। मतलब देखा ये, हाँ, उसने मुझे बोला था जब वो लड़का मेरे बगल में नीचे, हम क्योंकि वेटिंग में नीचे बैठते हैं, फिर एक एक करके ऊपर पैनल में भेजा जाता है, तो वो जब जैसे इंटरव्यू लेकर के वो नीचे आया, बिल्कुल लिटरली रो रहा था वो लड़का कि मेरे से तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, मेरे को सिर्फ बोला कि जो टॉपिक तुमने ला रखा है उसको तुम मुंह से बोल दो ना। जितने भी आप 10-12 जो टॉपर्स आप बता रही हैं इंक्लूडेड यू, तो इसमें मतलब आप सभी टॉपर से ऐसे अनर्गल सवाल पूछे गए? सवाल पूछे नहीं गए, मतलब कुछ ऐसा ही टाइम पास? बिल्कुल, ये टाइम पास टाइप का ही, मतलब मैडम आपको समझ में ये नहीं आएगा कि ये बिल्कुल खाना खाते खाते इंटरव्यू ले रहे थे, नमकीन खाते खाते इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू के दौरान उठ करके पर्दे के पीछे जा रहे थे। तो ये आयोग के मानकों के बिल्कुल विरुद्ध ये चीजें हो रही थी। एक फीमेल कैंडिडेट से आप पर्सनल जानकारियां ले रहे हो, उसको पड़ोसन शब्द बोल रहे हो, ऐसे बोल, मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यू ये बोला जा रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भैया आपको कुछ ना कुछ? आप हमारी योग्यता के आधार पे चयन दीजिए, और अगर हम अयोग्य हैं तो फेंकिए हमारी फाइल डस्टबिन में। इस तरीके से आप क्यों आप इंटरव्यू? दूसरी बात, मुझे अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के बहाने से इंटरव्यू के बाद कॉल की जा रही थी। डॉक्यूमेंट्स आपके लेकिन कंप्लीट था, आपने बताया? बिल्कुल कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। मैंने बताया कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका नहीं है जिसकी वजह से डिमांड कर रहे थे? बिल्कुल मैम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आयोग का मेंबर इस तरीके से तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक सेल होती है जो अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के लिए आपको ईमेल के थ्रू बताएगा, या बिल्कुल न्यूज़पेपर में आता है, प्रॉपर नंबर रोल नंबर के थ्रू आता है कि आपके ये रोल नंबर है, इनके अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, इसके लिए एफिडेविट लगाइए या ये कीजिए, वो प्रॉपर उसका होता है। लेकिन इस तरीके से मुझे तो पर्सनली कॉल आई थी, तो ये भी आयोगों के मानकों के बिल्कुल विरुद्ध होगा मैम। और दूसरी बात की अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल षड्यंत्र के तहत कॉल की गई थी, क्योंकि मैं आरटीआई के थ्रू मैं मांग चुकी हूँ आयोग से, वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि आपके क्या अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट थे। अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होते तो उसकी पूरी फाइल होती है, पूरी एक सेल होती है आयोग के अंदर जो बताता है कि हाँ भाई क्या डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट थे। जबकि ये महिला आयोग के अंदर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चनर हो रहा था, तो वहां पे ये बोलता है कि हमने एफिडेविट लगाने के लिए बोला था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब मेरे डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट थे तो मैं किस बात का एफिडेविट लगाती, या फिर एफिडेविट लगाने के लिए बोला था तो क्या इस आधार पे आपने मेरा रिजेक्शन किया है? वो आयोग क्यों नहीं बता रहा है? इतनी सारी गोपनीयता क्यों है मैम? और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक, मतलब 2019 से पुलिस में मौखिक और लिखित दोनों शिकायतें हैं, लेकिन अभी तक न तो सीडीआर निकाली गई इसकी, न नंबर की लोकेशन, न उस प्रॉपर जहां पे 3 साल से पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन में स्टेप नहीं लिया। ठीक, वो मैम क्योंकि मैं जितनी बार भी जा रही हूँ मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है इस बारे में, मुझे बताया ही नहीं जा रहा है कि क्या। हाँ बिल्कुल, अब हो सकता है कि उन्होंने सीडीआर निकाली हो या किसी तरीके का दबाव होगा, क्योंकि ये आदमी पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस है। किससे इन्फ्लुएंस? ये इन्होंने, क्योंकि जैसे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, ये 2021 में कांग्रेस की सीट से ये विधायक के पद के लिए प्रचार कर रहे थे अपना। अच्छा, तो मे भी हो सकता है कि इसी वजह से मेरी ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है दबा रखी रही होंगी कि ताकि इनके प्रचार पे कोई फर्क ना पड़े। हालांकि इनको शायद मे भी विधायक का टिकट नहीं मिला था उस टाइम पे। तो ऐसी इस तरीके के पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है, इस तरीके के मेंबर का चुनाव क्यों किया जाता है मैम आयोग के अंदर? आयोग के अंदर एक जो भी मतलब आईएएस लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जिसको वाकई में शिक्षा व्यवस्था से लेना देना होगा, पलायन से लेना देना होगा। लेकिन इन लोगों को तो सिर्फ अपना वोट बैंक वगैरह बनाना है कुछ भी, और लेकिन इनका कोई भी कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं था। तो आपने लगातार मतलब जो जो जगह आप जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए वो आपने की है, चाहे महिला आयोग हो, एसएसपी हो, तो अपने पीएमओ को भी लेटर यहाँ पर लिखा। फिर फाइनली आगे क्या हुआ? मैम जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि मेरे ही साथ नहीं, मेरे साथ तो ये मतलब ये जो भी अनैतिक मांग एक तरीके से करी गई थी और पैसों की डिमांड की गई थी। पैसे ना मिले तो फिर इन्होंने मेरे साथ में ये इस तरीके का मॉलेस्टेशन किया, और 4 दिन का मेरे पास टाइम दिया बाकायदा कि हाँ और ना में मुझे बता देना। फिर 28 तारीख को, मतलब 4 दिन के बाद कॉल करके भी बोल रहे हैं कि आज भी तुम्हारे पास टाइम है,
हाँ या ना में बता दो, अदरवाइज तुम्हारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके की हरकत इस आयोग के अंदर हुई है। उसके बाद जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो काफी सारे जो टॉपर थे, सारे टॉपर बाहर थे, और जो अपने कोर सब्जेक्ट में भी कुछ नहीं कर पाए, उनको हाईएस्ट नंबर देकर के सेलेक्ट किया गया। तो फिर जब सबको इस तरीके के अनियमितता और गड़बड़ी की भनक लगी, तो सब लड़के लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या किया कि राजभवन गए। तत्कालीन जो राज्यपाल मैम थी, उनके पास इन्होंने अपना मैटर दिखाया, और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि थे उनसे भी हम लोग सबसे मिले। तो जनप्रतिनिधियों ने भी ये मुद्दा काफी उठाया था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी ये बहुत मुद्दा उठा था कि इस प्रवक्ता भर्ती में बहुत ज्यादा अनियमितता और गड़बड़ियां हुई है। तो अब सरकार कुछ दबाव वगैरह हुआ होगा, तो उसके बाद इन्होंने एक एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती का ये एसआईटी का गठन किया गया था, और इसमें जो है इसमें लिखा गया कि शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की जांच के लिए, यानी कि इस अनियमितता और इस धांधली की जो जांच है, वो संयुक्त सचिव कविंद्र सिंह, उप सचिव विद्यालय शिक्षा गिरधर सिंह और भाकुनी जी एवं अपर निदेशक रामकृष्ण उनियाल जी को शामिल करके जांच कमेटी गठित की गई, जो इन 917 पदों में जो भी ये अनियमितता और गड़बड़ी हुई उसकी जांच करेंगे। लेकिन आज दिन तक भी सोसाइटी का कुछ हमें पता नहीं है कि इन्होंने क्या जांच की और इस अनियमितता। और हालांकि इस जब जैसी मतलब ये प्रिंट मीडिया में मुद्दा उठा था, तो इसके बाद इन्होंने इस नियमावली को ही चेंज कर दिया था। तो इससे पहले कुछ और नियमावली थी, इसके बाद जो हमारा पहला प्रकरण था इसमें कुछ और नियमावली थी, और फिर जो 2021-22 की प्रवक्ता भर्ती हुई इसमें भी अलग नियमावली चेंज कर दी गई। इस जो जिसके खिलाफ मैंने शिकायत की थी, इसको भी वहां से रेजिग्नेट कर दिया गया था आयोग से, और इसका जो जिस असिस्टेंट था इसको भी तुरंत इसी के साथ ही इसको इस्तीफा दिला दिया गया आयोग से। तो ये अपनी तरीके से इन्होंने लीपा पोती करी एक तरीके से। लेकिन मैं तो पहले दिन से ही कानूनी कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैम ये वैसे भी 2 साल या 3 साल के बाद इसको परमानेंट रेजिग्नेशन वैसे भी मिलना ही था। मतलब 65 साल होती है आयोग के मेंबर की वहां पे जॉब करने की। तो वैसे भी इन पे क्या फर्क पड़ा, अगर ये 2 साल पहले ही वहां से या 3 साल पहले ही वहां से हट गए थे, तो इस्तीफा तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती ना। आपने जांच क्या किया, इस आदमी की वजह से पता नहीं कितने सारे कैंडिडेट का भविष्य जो है खत्म हो गया, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। मैं खुद बोल रही हूँ कि अगर 2018 की बात की जाए तो वहां पे मैं ऑल इंडिया लेवल के जो कॉम्पिटिशन थे उनको फाइट कर रही थी और क्वालिफाई कर रही थी। लेकिन आज इस सारे जंजाल में फंस करके मैं पूरी अर्थ से और फर्श पे आ चुकी हूँ, मेरी पूरी स्टडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं दर दर भटक रही हूँ, वहां महिला आयोग जा रही हूँ, एक एक जनप्रतिनिधि। आप मेरी सोशल साइट पे देखिए, मैंने हर किसी, कोई भी ऐसा कांग्रेस का होगा चाहे यूकेडी या बीजेपी तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, एक एक जनप्रतिनिधि को अपना वाला मैटर बताया कि कहीं ना कहीं से तो मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन नहीं, कुछ इसमें आपने फिर बताया कि एसआईटी गठित हुई, 3 सदस्यीय एसआईटी रही। आपने एक कविंद्र इसमें है और एक गिरधर सिंह और एक कृष्ण उनियाल, ठीक है, ये 3 लोग हैं। कभी एसआईटी से कोई कॉल आपको आया, कभी बुलाया गया हो या कोई पूछताछ के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई उसमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट जो हमने कहा कि सारे जो टॉपर थे वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इस चीज को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उठाया था। उसके बावजूद एक कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं बताया गया कि क्या मतलब किस तरीके की इसमें धांधली हुई, किस तरीके की अनियमितता हुई, किस तरीके की गड़बड़ी हुई। तो उसके बाद जाकर के जब कहीं से भी कुछ न्याय नहीं मिला, तो सब लड़कों ने, जो 28 जो कैंडिडेट थे, इन्होंने क्या किया, रिट पिटीशन माननीय हाईकोर्ट में दाखिल की। तो ये हमारा मैटर जो है ऑलरेडी चल रहा है उसमें। और बाकी जो 12 टॉपर थे आपके अलावा भी, तो उनसे भी क्या मतलब कॉल करके इसी तरह की कोई फाइनेंशियली डिमांड की गई थी? मैम, जब मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ है तो 100% औरों के साथ हुआ है, क्योंकि मैं इन लोगों को पहले से न तो कभी जानती हूँ। एक अनजान फीमेल को अचानक से फोन आ रहा है और इस तरीके की अनैतिक डिमांड हो रही है, तो क्यों नहीं औरों के साथ हुआ होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जिस टाइम पे मैं ये प्रिंट मीडिया का मुद्दा उठा हुआ था, ने जैसे आपके साथ वो चीज शेयर किया होगा, 2 फीमेल थी ऐसे जिनको भी आयोग की तरफ से कॉल की गई थी। तो वो उनको मैंने मतलब काफी समझाया था कि हम लोगों के साथ में आप लोग जुड़ जाओ, आपको भी न्याय मिलेगा। लेकिन जब मेरे मैटर में कुछ नहीं हुआ तो फिर वो भी जाकर के घर बैठ गए, क्योंकि आपने इतना धक्का खा लिया कि अल्टीमेटली वो भी मतलब डिमोटिवेट हो गया कि आपको जब वो न्याय नहीं मिला तो उनको भी नहीं मिलेगा। अब ये एसआईटी गठित किए हुए 3 साल हो चुके हैं करीब करीब, लेकिन कोई भी इसमें एक्शन नहीं है। और वो जो व्यक्ति है जो आपने नाम बताया था आर्य करके, तो वो आज खुला घूम रहा है। बिल्कुल मैम, वो आराम से हैं। और जो मतलब जो इतना सब कुछ करने के बावजूद धांधली और ये सब मिसबिहेव जो इन्होंने मेरे साथ किया, वो तो आराम से बैठे में। मैं अपनी सारी मतलब फैमिली, अपनी पढ़ाई, सब चीज
डिस्ट्रॉय कर करके इस तरीके के धक्के खा रही हूँ, लेकिन न्याय की अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है। न तो इस प्रवक्ता भर्ती में जांच बिठाएगी, अनियमितता की जांच होनी चाहिए थी कि किस तरीके से, मतलब ऐसा क्या हुआ ऐसे कि सारे टॉपर बाहर हो गए। और आपने ये भी बताया था बीच में कि कुछ पॉलिटिकल भी इसका जो है मतलब सांठगांठ है या कोई इन्फ्लुएंस है, तभी इसमें कोई डर नहीं है, मतलब बेखौफ होके इस तरह की डिमांड करता है कि मतलब कोई डर नहीं देखा आपने उसकी आंखों में? बिल्कुल मैम, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी एक अनजाने कोई फीमेल को अगर इस तरीके की डिमांड रखता है तो एक सिकंद तो होनी चाहिए थी फेस पे, मतलब इतना, मतलब फेस टू फेस इन्होंने इतनी सारी बातें की और इस तरीके का मिसबिहेव किया है मेरे साथ में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कोई डर नहीं, कानून का कोई डर नहीं, समाज का कोई डर नहीं, और इतनी रिस्पेक्टेड पद पे बैठे हुए इंसान जिनको कि हम सीधे माननीय शब्द से ही संबोधित करते हैं, तो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। दूसरी बात कि इतने बुजुर्ग, अभी ये कौन सी पार्टी में है, क्या कर रहे हैं? ये जहां तक सुनने में ये आया कि जब इनको कांग्रेस की सीट से विधायकी का टिकट नहीं मिला तो फिर इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी हुई। और मुझे 100% ये शक है मैम की, क्योंकि ये प्रचार में व्यस्त थे अपने कांग्रेस पार्टी के, तो मे भी हो सकता है कि इसी वजह से मेरी जांच जो है दबाई गई है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूं कि आखिर एक कैंडिडेट को इन्होंने क्यों अपनी इस तरीके की प्रॉपर्टी समझा कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं। उस आयोग के जो इतना, मतलब एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है पूरे स्टेट का जहां से पूरे प्रशासनिक पद निकल रहे हैं, उसके अंदर एक फीमेल कैंडिडेट के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों हुआ और क्यों मुझे इस तरीके से मिसट्रैक्ट किया गया मेरी पढ़ाई से। आप मुझे रिजेक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, आप भाई भतीजावाद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको पैसे चाहिए थे, ठीक है कर देते आप, लेकिन आपको इस तरीके से मेरे साथ में मिसबिहेव करने का कोई अधिकार नहीं था, चाहे आप कितने भी बड़े रेपुटेड पोस्ट पे हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपकी नजरों में अयोग्य थी तो ठीक है, मुझे रिजेक्ट करते, कम से कम उस रिजेक्शन के बाद मैं अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर रही हूँ। रिजेक्शन का कुछ आधार दे सकते थे आपको, लेकिन जिस हिसाब के आपने बताया कि वो तो बहुत ही अनर्गल बातें ही वहां पर की गई हैं। और दूसरा, अभी जो फिलहाल माहौल चल रहा, आपने खुद देखा भी है कि अब UKSSC की 23 परीक्षा अब UKPSC कराएगा और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन जो कहानी यहाँ पर हमने इनकी सुनी है पीड़ित अभ्यर्थी की और जो लेक्चरर की, इन्होंने जो परीक्षा यहाँ पर दी थी, उसके बाद इनके साथ जो घटनाक्रम हुआ आपने यहाँ पर सुना, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक जो एक पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का दावा अब जो लोक सेवा आयोग कर रहा है, उस पे कहीं ना कहीं सवाल क्या, पूरा कह सकते हैं कि पूरा पूरा पहाड़ यहाँ पर हमने देख लिया कि कितनी सारी चीजें यहाँ पर सामने आई हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, बाकी जो और मतलब परीक्षाएं देंगे UKSSC की समूह, मतलब बाकी जो परीक्षाएं जो UKPSC करवाएगा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो आपके साथ हुआ उन लोगों के साथ भी होगा ऐसे ही? बिल्कुल मैम, क्योंकि जब मैंने आयोग को 2 लेटर या 3 लेटर दिए थे तो आयोग ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब संलिप्तता है कहीं ना कहीं औरों की भी। तो अगर ये जैसी मैटर उठा था, अगर तुरंत इस पे कानूनी कार्रवाई हो जाती तो मैं समझती कि हाँ भाई, वहां पे बिल्कुल पारदर्शिता है, निष्पक्षता है और उत्कृष्टता है। लेकिन मेरे मैटर में इस तरीके का पिछले 2019 से कोई भी कानूनी कार्रवाई न होना, और दूसरी बात कि मैंने एक और ऑडियो जो है पुलिस को दे रखा है जिसमें पूरा 100% 7 लाख में लेन देन की बात हो रही है और उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, वो आज प्रवक्ता पद पे बैठा हुआ है। 7 लाख पे उसके